Hello guys, welcome again to the learners. Previously we were reading a chapter, The Portrait of a Lady, where lady is a grandmother of the writer and there is a very tight bond between them. Grandmother and author live in a village and whereas the author's parents are in the city. They used to live there and in the village the grandmother and the grandson are alone. Grandmother helps the author in the various ways. So in the first part we leave here at when the grandmother comes to know about the music lessons that has been taught to the author and she become disturbed after listening all this because according to her the music was only for the beggars and the harlots. So here we are going to continue a story. When I went up to the university I was given a room of my own. The common link of the friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion and resignation. She really left her spinning wheel talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in a veranda breaking the bread into the little bits. Hundreds of little birds collected round there, creating a veritable bedlam of chirpings. सिटी में आने के बाद भी जब तक ऑथर ग्रैंड माँ के साथ में रहा था वो उनका मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन जैसे ही ऑथर यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में ऑथर को उसका खुद का रूम दे दिया गया और उसके खुद के रूम होने की वजह से ग्रैंड मदर को अकेले रहना पड़ा. यहाँ पर ये लाइन जो हाईलाइट करी गई है, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड विद सेक्लेशन एंड द रिजिग्नेशन, मतलब ग्रैंड मदर ने चुपचाप इस सब को सह लिया. हालांकि उनके मन में कई सवाल थे इस सब को लेकर के, लेकिन उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया. और ग्रैंड मदर के पास अब ऑथर का कुछ काम ना होने की वजह से, ऑथर के ना होने की वजह से ग्रैंड मदर बोर होने लगी और इसी वजह से वो सुबह से लेकर के शाम तक फ्रॉम सनराइज टू सनसेट वो चरखा चलाने लगी, स्पिनिंग व्हील, और साथ ही साथ प्रेयर्स भी वो करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फेड द स्पेरोज. और आफ्टरनून के टाइम पे वो क्या करती थी, वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी. वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो थे उसको तोड़ करके बर्ड्स को दिया करती थी वरांडा में, और जो बर्ड्स थी, स्पैरोज थी, वो उनके आसपास शोर मचाती ही उनके आसपास आ जाती थी. और ये सारा काम जो ग्रैंड मदर थी वो आधे घंटे के लिए करती थी. उसमें से कुछ चिड़िया जो थी वो आ करके उनके पैर पर बैठ जाती थी, उनके पैर पर चोंच मारती थी. शी केम सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. कुछ आकर के पैर पे चोंच मारती थी, कुछ आकर के उनके शोल्डर पे चोंच मारती थी, लेकिन कभी भी ग्रैंड मदर ने इससे नाराज़गी नहीं दिखाई, कभी भी उनको भगाया नहीं. और ये आधा घंटा उनके पूरे दिन भर का सबसे हैप्पी आवर रहता था. When I decided to go abroad for the further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for the 5 years, and at her age, one could never tell, but my grandmother could. She was even sentimental. She came to leave me at the railway station, but didn't talk or show any emotion. अभी तक तो ऑथर जो था वो यूनिवर्सिटी गया था पढ़ने के लिए. यूनिवर्सिटी से जाने के बाद उसको अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए उसको अब्रॉड जाना पड़ा. ऑथर को पता था कि ग्रैंड मदर जो है बहुत ज़्यादा अपसेट होने वाली है ये सब सुन करके, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा करीब थी. इसके बावजूद भी ग्रैंड मदर्स ने कोई इमोशंस ना दिखाते हुए वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई. Her lips moved in a prayer. Her mind was lost in the prayer. Her fingers were busy telling the beads on the rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. लास्ट टाइम पर भी जो ग्रैंड मदर थी वो ओनली भगवान को याद कर रही थी, गॉड को याद कर रही थी. वो उनके हाथ में एक माला टाइप जो बीड्स वाली माला होती है, जिसको जैसे जाप करने वाली माला होती है, उस टाइप की माला उनके हाथ में थी और वो जाप कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी, प्रेयर में लॉस्ट हो गई थी. और एंड में जैसे ही ट्रेन चलने को हुई
उन्होंने चुपके से मतलब साइलेंटली धीरे से आकर के मेरे फोरहेड पर, माथे पर आकर के किस किया। और ये वो आखिरी इम्प्रिंट, जैसे लिप्स का इम्प्रिंट रह जाता है, वो लिप्स का इम्प्रिंट उनके फोरहेड पे ऑथर के रह गया। और ये लास्ट साइन था उनके दोनों के बीच के फिजिकल कांटेक्ट का, ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच का। ऑथर को भी ऐसा लगा कि ये उनके बीच का फिजिकल लास्ट साइन फिजिकल कांटेक्ट का है, कि लास्ट ऐसा कुछ जो उन्होंने ग्रैंड मदर को टच किया हो। क्योंकि उनको लगता था कि 5 साल का उनका कोर्स था, 5 साल की वो अब्रॉड जाने वाले थे, तो 5 साल के बाद आने के बाद में ग्रैंड मदर की एज ही वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो पता नहीं कि ग्रैंड मदर उनको दोबारा देखने को मिले या ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम and was met by her at a station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, and I could hear the reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, the happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer, and with the frivolous rebuks. 5 साल के बाद ऑथर जब वापस आता है, तब उनकी ग्रैंड मदर अलाइव होती हैं। वो उनको स्टेशन पे पिकअप करने भी आती हैं। और उनको देखने के बाद में ऑथर जो है वो देखता है कि उनकी एज में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, जैसी थी वैसी दिख रही हैं। ग्रैंड मदर ने ऑथर को अपने आर्म्स पे आर्म्स को फोल्ड कर करके जैसे गले लगते हैं, बेसिकली गले लगी। और जैसे ही ऑथर ग्रैंड मदर के गले लगा, गले लगने के बाद में वो अब भी उन प्रेयर्स को सुन सकता था जो कि ग्रैंड मदर हमेशा रिसाइट करती रहती थी, बोलती रहती थी, बेसिकली जाप करती रहती थी। और जब ऑथर ग्रैंड मदर के साथ घर गए, तब भी उन्होंने देखा कि उनका हैप्पीएस्ट आवर तब भी वही था। 5 साल हो गए थे उस बात को, और 5 साल के बाद भी ग्रैंड मदर का सबसे हैप्पीएस्ट आवर जो था वो वही था, स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करना। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped and sang skins of dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. शाम के टाइम पर उन्होंने अगले दिन प्रे नहीं करी, भगवान को याद नहीं किया जो उनको बेसिकली वो प्रेइंग करती थी। वो ना कर करके उन्होंने एक ओल्ड ड्रम लिया। ओल्ड ड्रम को पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में बजाया, वुमेंस को इकट्ठा करके। वो बहुत तेज़ी से ड्रम बजा रही थी। हम लोगों ने उनको मना किया, मतलब ऑथर ने उनको मना किया कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और घर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन वो पहला टाइम था जब मैंने देखा कि ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने प्रेयर नहीं करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज sick and ill. It was a mild fever, and the doctor told us it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of life she omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. दादी को मना करने के बाद दादी नहीं मानी। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन जो थी ग्रैंड मदर वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आकर के बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एक माइल्ड सा फीवर है और वो चला जाएगा। लेकिन जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने हमसे बोला कि अब मेरा अंत करीब आ गया है और मैं ऐसे टाइम पर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने भगवान को याद करना चाहती हूँ। We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in the bed praying and telling her beads even before she could suspect. Her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless finger. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. जब दादी को ऐसा लगने लगा कि उनका अंत नज़दीक आ गया है, तो हम लोगों ने उनसे ऐसे कहने के लिए मना किया कि आप ऐसे मत बोलो।
उन्होंने हमको इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने के बाद में उन्होंने बेसिकली अपनी बीड्स, अपनी माला उठाकर वो जैसे ही जाप करने के लिए बेड पे लेटी, अ, उनके लिप्स जो थे वो एकदम से मूव करना स्टॉप हो गए, जो कि कभी नहीं हुए थे। वो हमेशा भगवान को याद करती रहती थी, लेकिन एकदम से उनके लिप्स जो थे वो मूव करना स्टॉप हो गए, मूव करना बंद हो गए। और जो रोज़री थी, जो जाप की माला थी, वो माला उनके डेड हैंड से, जिनमें लाइफ नहीं थी, मतलब बेसिकली ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी, और उनके हाथ से वो बीड्स जो थी, वो रोज़री जो थी, वो नीचे गिर जाती है। We lifted her off the bed and, as it is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of the morning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated. The sun was setting and had to lit her room and veranda with a blaze of a golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and her room, right up to the where she lay dead, and Isim wrapped in the red shroud. Thousands of those sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into the little crumbs, the way of my grandmother used to, and threw to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. हमने ग्रैंडमदर को उठाया और उनको फर्श पर लिटा दिया। फर्श पर लिटाने के बाद हमने उनकी बॉडी को एक रेड कलर के श्राउड से कवर कर दिया, और हमने उनके फ्यूनरल्स की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पर वरांडा में कई सारी स्पैरोज, जिसको वो ग्रैंडमदर खाना खिलाया करती थी, वो उस टाइम पर वहाँ पर कई बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे झुंड में वहाँ पर उपस्थित थीं, और शोर नहीं मचा रही थी। बेसिकली जब ग्रैंड मदर उनको खाना दिया करती थी तो बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी। ग्रैंड मदर के पास आके बैठ जाती थी, बहुत शोर करती थी, ब्रेड्स खाती थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उस दिन का सीनैरियो बिल्कुल ही अलग था। हालांकि मेरी मदर ने स्पैरोस के लिए कुछ ब्रेड क्रम्स तोड़ करके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ग्रैंड मदर दिया करती थी, स्पैरोस को दिए, लेकिन एक भी स्पैरो ने एक भी ब्रेड क्रम्ब नहीं खाया। अगले दिन जैसे ही ग्रैंड मदर का फ्यूनरल के लिए हम उनको लेके गए, सारी की सारी स्पैरोज उड़ गईं बिना एक भी ब्रेड क्रम्ब खाए हुए, और जो उनका स्वीपर था उन्होंने उन सारे ब्रेड क्रम्ब्स को डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। बेसिकली इस स्टोरी का सैड एंड था। बेसिकली इंग्लिश में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आपको बाय हार्ट समझना पड़ेगा। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ना क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ना आंसर्स लर्न करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस चैप्टर्स को बाय हार्ट पढ़ते रहिए आप, और धीरे धीरे पूरी की पूरी स्टोरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। माइंड में स्टोरी सेट होने से ये होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं, 11th क्लास में क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे एज इट इज़ बुक में से उठा के वो नहीं देते हैं। वो वैल्यू बेस्ड और इमेजनरी बेस्ड क्वेश्चन सब आते हैं आपके। जैसे कि इस चैप्टर में से पर्टिकुलर में से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रिलेशंस को लेकर के, कि ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच का रिलेशन कैसा था, ग्रैंड मदर ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा लास्ट टाइम है, मुझे अपने भगवान को याद करने दो। ग्रैंड मदर और स्पैरो के बीच में रिलेशन, ग्रैंड मदर और उनके सन के बीच में रिलेशन किस तरीके का था, ऑथर और उनके पेरेंट्स के बीच का रिलेशन, और भी इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं इमेजिनरी बेस। जैसे कि अकॉर्डिंग टू यू वाई द स्पैरोज डिडंट फेड अपॉन द ब्रेड, एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट बिटवीन ऑथर एंड ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चैप्टर से उठा के क्वेश्चंस, अब आप उम्मीद ना करें तो ही अच्छा है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे कि ग्रैंड मदर को कौन से कलर का श्राउड उड़ाया था, ग्रैंड मदर डॉग्स को किस टाइप की रोटी देती थी। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपको
वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सारे के सारे आपके थिंक बेस्ड, इमेजनरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन.